चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इलेक्शंस के विषय में पढ़ा रहे हैं। इसमें हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का सेगमेंट कंप्लीट, हम इलेक्शंस के सेगमेंट में चल रहे हैं, जिसमें हमने आपको सभी इलेक्शन से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं समझाई, रिफॉर्म्स के बारे में बताया और उन रिफॉर्म्स से निकलते हुए कुछ मेन इश्यूज़ जो आज की डेट में इलेक्शन के प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं उनके विषय में समझाया। जैसे कि हमारा पिछला टॉपिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसको हमने बहुत ही डिटेल से सभी फैक्ट्स, सभी कंसेप्ट्स और डाटा के साथ लेस किया हुआ था। उसी में हमने बहुत सी चीज़ें भी समझाई आपको, जैसे कि स्टेट फंडेड इलेक्शंस, मनी पावर, मसल पावर, ये सारी चीज़ें। इसी प्रक्रिया में आज हम आगे बढ़ेंगे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। परसों ही अभी देश के इलेक्शन कमीशन के द्वारा देश के लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, उनको एक लेटर लिखा गया जिसमें उन्हें ये याद कराया गया कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रिकमेंड किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2018 से, उनके विषय में आप जल्दी संज्ञान लें और उन्हें प्रभावित करने के विषय में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को जो अमेंड करने की नीड है, उस प्रक्रिया को तीव्र करिए, तेज़ करिए, उसे कर दीजिए। इस सारे संदर्भ में आज चीज़ों को हम और डिटेल में पढ़ेंगे, खूबसूरती से समझेंगे। इलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज़, हर स्टेज पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के टॉपिक को हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में करेंगे, जिसमें कि बहुत सी चीज़ें उभर कर के आएंगी। उनमें से 2-3 चीज़ों को हम फर्दर टेकअप कर लेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। मेजॉरली सारे कंसेप्ट बन जाएंगे आज। वो 1-2 चीज़ें जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द टॉपिक किया, उस तरह से डिटेल करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। आज के टॉपिक की शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है। जब हम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम ये है कि हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रेफर किया है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पर भी होगी वहाँ पर इलेक्शन का महत्व और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इलेक्शन और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रीज़न कि जो वोटर है, जो इलेक्टोरेट है, वो अपना वोट डाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनता है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। जब मैं इंडियन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप यानी कि देश की जनता सीधे पॉलिसी मेकिंग नहीं कर रही, सीधे लॉ मेकिंग नहीं कर रही, सीधे पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं कर रही। इनफैक्ट ये सब कुछ हो रहा है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। तो आपने अपने बिहाफ पर काम करने के लिए कुछ लोगों को चुना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन लॉ बनाने की शक्ति, उस लॉ को एग्जीक्यूट करने की शक्ति, उसे इम्प्लीमेंट करने की ताकत, ये सब कुछ आप ही में है, देश की जनता में है। तो जो लोग होते हैं, देश की जनता, नागरिक देश के, वो सॉवरेन हैं। इंडियन डेमोक्रेसी के कंसेप्ट में जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के साथ जाती है। लोग सॉवरेन हैं, वो एक सॉवरेन देश के वासी है, क्योंकि ये सभी शक्तियाँ लोगों के पास है। कानून बनाने की, उन कानूनों को क्रियान्वित करने की, लागू कराने की, उनकी पालना हो, ये सभी शक्तियाँ लोगों में है। लोगों से ये शक्तियाँ संस्थाओं को प्राप्त होती हैं, जैसे कि पार्लियामेंट है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव विंग्स। इवन जुडिशियल विंग को भी शक्तियाँ लोगों से प्राप्त होती हैं, क्योंकि सही मायने में संविधान लोगों के द्वारा आता है और उस संविधान के सिद्धांत भी लोगों की ही उस समय की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको प्रदर्शित करता है और वहीं से जुडिशरी का जन्म होता है, उस संविधान से। तो इस तरह से ये सभी संस्थाएं जो हैं, ये उसी सॉवरेनिटी से आती हैं जो सॉवरेनिटी लोगों में है। तो अब अगर हम इस कंसेप्ट के तहत चलते हैं कि सॉवरेनिटी लोगों के साथ जाती है, तो वहाँ पर अगर हम इन संस्थाओं को, इन इंस्टीट्यूशंस को लोगों के कंट्रोल से बाहर कर दें, या ये इंस्टीट्यूशंस लोगों के लिए रेलेवेंट ही ना रहें, लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस ही ना हो
कि ये इंस्टीट्यूशंस उनके कंसर्न से चल रहे हैं या उनके लिए कंसर्न्ड हैं, तो फिर सॉवरेनिटी लोगों में कैसे हुई? फिर वो एक सॉवरेन नेशन के सॉवरेन सिटीजन कैसे हुए? ये तो सारा कंसेप्ट ही डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ये संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लोगों की सॉवरेनिटी इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से एग्जीक्यूट होती है। फिर संस्थाओं के महत्व की बात करें तो इन संस्थाओं को धारण करने वाले जो धारक हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, यानी कि जो उन पोजीशंस पर बैठते हैं, उन पोर्टफोलियोज़ को होल्ड करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो ऑफिस बेयरर हैं, दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और देश की जनता इनको चुनती है। चाहे किसी भी संस्था में है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश की जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। मान लीजिए कि आप सीबीआई के चीफ हैं, आप देश की जनता ने सीबीआई चीफ नहीं चुना, लेकिन वो चुने जाएंगे एक पैनल के द्वारा, और वो पैनल में जो सदस्य हैं उनका जन्म कहीं ना कहीं देश की जनता के द्वारा चुनी हुई प्रक्रिया से ही हुआ है। तो देश की जनता ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर संस्था के निर्माण के लिए और हर संस्था में जो पदासीन अधिकारी हैं उनके निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को जन्म दे रहे हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं, वो प्रक्रिया यानी कि द इलेक्शंस वो बहुत ही फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और इम्पार्शियल होने चाहिए। अगर उनकी इम्पार्शियलिटी पर, अगर उनकी ट्रांसपेरेंसी पर, उनके फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट होने पर कोई भी क्वेश्चंस या डिस्टॉर्शंस आने लगे, अगर वो सिस्टम डे बाय डे डिस्टॉर्ट होने लगे, ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसलिए डिस्टॉर्ट हो रहा है, हो सकता है लॉज में कहीं फ्लॉज हों, कानून में बहुत सी कमियां रह रही हों, हो सकता है बहुत सी प्रक्रियाएं अभी स्ट्रीमलाइन ना हुई हों। इन सारे रीजंस की वजह से ये डिस्टॉर्शंस आ सकते हैं। अगर वो डिस्टॉर्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस इलेक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से जो लोग इलेक्ट हो करके आ रहे हैं, उन इलेक्टेड लोगों में और इन इलेक्टोरेट्स के बीच में जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इनमें जो कंसर्न है वो बहुत कम हो जाएगा। इलेक्टेड रेलेवेंट नहीं रह पाएगा इलेक्टोरेट के लिए, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि देश के रिसोर्सेज जो कि इन संस्थाओं के माध्यम से ही रियलाइज़ हो पाते हैं, यूटिलाइज़ हो पाते हैं, वो रिसोर्सेज फिर कुछ ही लोगों तक कंसंट्रेटेड हो जाएंगे जिन्होंने उन ऑफिसेस को बियर किया हुआ है। उन रिसोर्सेज का जो लाभ है सही मायने में देश को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इस इलेक्शन के प्रोसेस को और इससे जुड़ी हुई डिस्टॉर्शंस और उससे जुड़े हुए रिफॉर्म्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन के माध्यम से आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, आप अपनी फ्री विल को एक्सप्रेस करते हैं, और ये जो आपका एक्सप्रेशन का अधिकार है यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है इलेक्शन, क्योंकि आपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुना है उस रिप्रेजेंटेटिव की क्या क्वालिटी है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश में हो रही सभी कार्यों की जो कार्य प्रणाली है उसके लिए। क्योंकि यदि तो ये क्वालिटी इस दिशा में आती है कि ये जनहित में काम करने के लिए हमेशा आतुर हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना चाहते हैं, ये रियल सेंस में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, रियल पॉलिटिक्स। आज समस्या ये है कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स ही नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स तो कुछ और ही है। ये रियल पॉलिटिक्स करते हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं, ये अपने इनका एक जो पैशन है वो सोसाइटी की तरफ और देश के विकास की ओर है, देश की उन्नति की ओर है। ये अपनी कमाई के लिए चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से चुन करके कानून बनाने के लिए संसद में नहीं आए हैं। ये सारे इनके उद्देश्य रहेंगे अगर तो ये रियल सेंस में वो क्वालिटीज़ रखते हैं जो है कि डेमोक्रेसी को रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज़ अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो फिर कौन है सही मायने में उन पोजीशंस पे, जिन पोजीशंस पे आप
लोगों को चुन करके भेज रहे हैं। एक बात तो यहाँ से समझ आती है कि एक नियम ये बनाया जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी के सिटीजन होने चाहिए हों, वही इन रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट पे आ करके आपके रिप्रेजेंटेटिव बने, सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी के सिटीजन्स, ताकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर सकें, नेशन को प्रोग्रेस की ओर लेकर के जा सकें और सही मायने में सभी के हितों के काम हों, पॉवर्टी एलिवेशंस हों, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म किया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन की जाए, लेबर को प्रोटेक्शंस मिले, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिले, एग्रेरियन सोसाइटी और भी ज़्यादा डेवलप्ड हो, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोटेक्टेड हो और प्रोग्रेसिव हो, फ्लरिशिंग स्टेट में हो, देश की जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो और इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्री की एक इमेज है, जो स्टैंडिंग है, वो और ज़्यादा रियल हो, स्ट्रॉन्ग हो और लीडरशिप ओरिएंटेड हो। तो क्या हम इस तरह की क्वालिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके भेज रहे हैं जो इन चीज़ों के प्रति समर्पित हैं, या फिर इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जा रहे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, चुनाव में किए गए खर्चों को वापस से उस चुनाव से ही जीत करके कमाना चाहते हैं, जो अपने ही परिवार के सदस्यों को आगे ला करके एक तरह से प्राइमोजेनिचर का कंसेप्ट चलाना चाहते हैं, जो कभी एंशिएंट पीरियड में हुआ करता था या फिर उसके बाद प्री ब्रिटिश पीरियड में भी प्राइमोजेनिचर का कंसेप्ट ही फॉलो होता था कि जब तक एक डायनेस्टी एग्जिस्ट करेगी, उसी डायनेस्टी के जो बड़ा बेटा है वो गद्दी पर बैठता चला जाएगा पिता की बात। क्या ये कंसेप्ट चलाना चाहते हैं हम? ये सारी समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं को हमें चर्चा में लेकर के आना है आज के लेक्चर के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ों को आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उस पॉलिटिकल पार्टी की पार्टी डेमोक्रेसी क्या है। सो इनर पार्टी डेमोक्रेसी कैसी है, वहाँ पर किस तरह के तरीके फॉलो होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर कार्यकर्ता आगे बढ़ पाता है कि नहीं, या उस पार्टी को किसी एक परिवार ने ही सैबोटेज करके रखा हुआ है, या आप मेहनत करते हैं, जनता के लीडर बनते हैं तो उस माध्यम से फिर आपका पार्टी में स्तर बढ़ता जाता है। क्या कामकाजी लोगों को पार्टी में महत्व दिया जाता है, या फिर मनी पावर और मसल पावर से सराबोर लोगों को ही पार्टी में जगह दी जाती है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्या है। इनके बेसिस पर पता लगता है कि जो एक रिप्रेजेंटेटिव आपके द्वारा चुना जाएगा उसकी क्वालिटी क्या है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव का अपना पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड, वो किस तरह के क्रिमिनल केसेस में रहा या नहीं रहा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसका संपत्ति यानी कि उसकी वेल्थ का लेवल क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमीर अगर होगा तो बेहतर नहीं होगा या गरीब अगर होगा तो बहुत बेहतर होगा, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। लेकिन मेन एस्पेक्ट ये है कि वेल्थ जो उसके पास है, उस वेल्थ का इस्तेमाल वो चुनाव में किस तरह से करता है, अपने जो प्रतिद्वंदी है, अपने जो ऑपोजिट खड़ा है उसे ध्वस्त करने में, या फिर वो अपनी वेल्थ का इस्तेमाल छोड़ करके सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ करके जनता के बीच लोकप्रिय हो करके जनता के प्रति काम करके सत्ता में आता है। ये सारी चीज़ें आपस में जोड़ करके देखी जाती हैं। उसके क्रिमिनल केसेस, उसकी वेल्थ, उसका एक्सपीरियंस, जनता के लिए किए गए काम, एजुकेशन किसी भी तरह की हो सकती है। हो सकता है आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अच्छी एजुकेशन हो, और दूसरी तरफ हो सकता है आपको कोई एजुकेशन नहीं है लेकिन आपका एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक्सपीरियंस बहुत है। आपने एक किसान के तौर पर बहुत बेहतरी से काम किया हुआ है और आपने किसानों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा है, और आज आप चुनाव जीत करके किसानों की समस्याओं का हल करना चाहते हैं। इसके लिए आप एजुकेटेड हैं या नहीं है कोई अंतर नहीं पड़ता। लोकतंत्र बहुत ही अलग है, बहुत यूनिक है। ये कोई नौकरियां नहीं है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रख दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। आपका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड, आपके कामकाज के तरीके, आपके कमिटमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ, देश की संसद में आपकी सहभागिता कितनी रही, आप किस तरह के प्रश्न पूछते रहे हैं, कितने पूछते रहे हैं, किस तरह का अटेंडेंस रिकॉर्ड आपका रहा है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं एक वोटर के लिए जानने के लिए
जब वो वोट डालने जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव को, और रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिटी इन चीज़ों पर निर्भर करती है कि क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव शराब बांट रहा है, क्या वो पैसे दे करके लोगों के वोट खरीद रहा है, क्या वो किसी तरह के वायदे इस तरह के कर रहा है उन मसल पावर से जुड़े हुए लोगों को कि आप अगर वोट डलवाते हैं तो फिर मैं आपको ये लाभ दिला दूंगा, या फिर वो जनता के बीच रह करके जनता के हितैषी के तौर पर जनहितकारी कार्यों को कर करके जनता के बीच लोकप्रिय होना बना है और आज वो आगे की ओर आया है। ये दोनों चीज़ें तय करती हैं कि उसकी एक्चुअल क्वालिटी क्या है। तो इस तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस पार्टी से है, इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसका खुद का पर्सनल रिकॉर्ड कैसा रहा है अब तक का। और इन सभी चीज़ों को आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेस करके आप तक लेकर के आता है, जानकारियाँ अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता है और आपको ये बताना चाहता है कि आप वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन के तौर पर एक वाइज चॉइस करें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हुए। ये महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम इन चीज़ों को पकड़ते हैं, जिसमें मैं जो सबसे पहली चीज़ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, जिसका उद्देश्य तो बहुत ही नोबल था, देश को विकास की ओर लेकर के जाना था और बहुत ही सोच समझ करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने उस कंसेप्ट को चुना था। मैंने पार्लियामेंट के लेक्चर्स में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इन दोनों के बीच में यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बीच में एक बेहतर कंपैरेटिव एनालिसिस प्रेजेंट किया हुआ है। उसे हमें यहाँ पर दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से कुछ चीज़ों को चर्चा करते हैं जिससे कैंडिडेट की क्वालिटी पर कई तरह के क्वेश्चंस रेज होते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, तो इसे FPTP के तौर पर भी जाना जाता है। देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी में इलेक्शन के प्रोसेस में जो विजयी कैंडिडेट है उसके लिए यह परिभाषा रखी गई है कि अगर आपको मेजॉरिटी वोट मिल जाता है तो आप इलेक्टेड काउंट होंगे, यानी कि आप विक्टोरियस माने जाएंगे। अब मेजॉरिटी वोट जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट आता है कि 50% से अबव वोट, अबव 50%, यानी कि अगर 100 सीटें हैं, 100 वोट्स हैं तो 51 वोट अगर आपको मिल जाते हैं तो आप विजयी हो जाएंगे। लेकिन रियल सेंस में अगर हम देखें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मेजॉरिटी वोट्स का कंसेप्ट काम नहीं करता है, लार्जेस्ट वोट का काम कंसेप्ट का लार्जेस्ट वोट्स का कंसेप्ट काम करता है। अब मेजॉरिटी वोट्स और लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स दोनों से कंसेप्ट टोटली चेंज हो गया। मेजॉरिटी वोट अगर हम बात करें और लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स की बात करें तो कंसेप्ट दोनों में वेरी कर गया टोटली। और इंडिया के फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स का सिस्टम काउंट करता है। ये कैसे काम करता है, देखिए समझिए। सही मायने में इंडिया में जो वोट शेयर है वो सीट शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होता, यानी कि आपको कितना वोट शेयर मिला है ये बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होता इस बात में कि आपको कितनी सीट्स मिलेंगी लोकसभा में। ये ऐसा सिस्टम नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव देखें, जिन चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उन चुनावों की अगर हम बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो टोटल वोट्स पोल हुए थे उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में, उसमें से बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी जो है, उसे 20% वोट शेयर मिला था, 20% वोट शेयर, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। 20% वोट शेयर के बाद भी एक भी सीट ना मिलना, ये बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या समझा कि आपका जो वोट शेयर है वो आपके सीट शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो वोट्स आपके यूज़लेस हो जाएंगे अगर आप जितने भी कॉम्पिटिटर खड़े हैं वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, उन सबको जितना जितना वोट डाला है उसमें से लार्जेस्ट नहीं लेकर के आ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट है,
आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है और बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, और एक सीट पर ये सब चुनाव कर लड़ रहे हैं, तो सबका अपना अपना कैंडिडेट यहाँ पर आकर के खड़ा है, सब लोग आकर के इस सीट पर वोट डाल रहे हैं। अब महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है देखना कि जो टोटल वोट पोल हुआ, पहली बात तो 60% 65% के अराउंड पोलिंग रहती है, 60 to 65% ही पोल होता है, यानी कि जितना भी टोटल वोट होता है उस एरिया का, उसका 60 to 65% ही वोटर जो है वो वोट डालने आता है। तो पहले तो 30 से 35% वहीं पर घाटा हो जाता है कि वो वोटर्स आते ही नहीं हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो 60 से 65% पोलिंग होती है। अब अगर उस हिसाब से भी अगर हम चल करके देखें, जैसे सपोज़ कीजिए कि 100 वोट्स टोटल डलेंगे यहाँ पर। अब अगर हम इन 100 वोट्स की बात करें तो मान लीजिए कि 20 वोट जो हैं वो सपोज़ कीजिए बहुजन समाजवादी पार्टी के पास आते हैं, सपोज़ कीजिए कि 25 वोट आम आदमी पार्टी के पास आते हैं, सपोज़ कीजिए कि 25 वोट कांग्रेस के पास आते हैं, तो कितने वोट हो गए? 25 25 50 और 20 से 70, और 30 वोट्स बीजेपी के पास आ गए। तो क्योंकि बीजेपी के पास 30 वोट्स आ चुके हैं, तो बीजेपी के पास इन सभी में से लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं, इसकी वजह से बीजेपी का कैंडिडेट विजेता घोषित हुआ। लेकिन क्या बीजेपी के पास यहाँ पर 51 वोट्स थे? अगर हम मेजॉरिटी वोट्स के कंसेप्ट से चलें तो 100 वोट्स का मेजॉरिटी 51 बनता है, लेकिन बीजेपी के पास तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 30 वोट्स था। फिर भी बीजेपी का कैंडिडेट विक्टोरियस हो गया, क्योंकि बाकी जितने भी कैंडिडेट खड़े थे उन सब के मुकाबले बीजेपी के कैंडिडेट के पास ज़्यादा वोट था। इसकी वजह से उसने उस पोस्ट को सबसे पहले पास कर लिया, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हो गया। पोस्ट माने कि जैसे लैंप पोस्ट होता है वो सिस्टम है। तो दैट इज़ द कंसेप्ट, यानी कि जो आपने बीजेपी का कैंडिडेट रिटर्न किया है टुवर्ड्स द लोकसभा, जीत करके भिजवाया है 30 वोट्स के साथ, वो कैंडिडेट्स मेजॉरिटी वोट्स लेकर के नहीं आया है, वो कैंडिडेट्स मेजॉरिटी वोटर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैंडिडेट माइनॉरिटी वोट्स के माध्यम से जीत करके आया है। क्योंकि उस कैंडिडेट को तकरीबन 70 वोट नहीं डले हैं, उस कैंडिडेट को 30 वोट डले हैं और 70 वोट उसको नहीं डले, वो दूसरे कैंडिडेट्स को डले हैं। तो ये कैंडिडेट मेजॉरिटी वोट्स को लेकर के नहीं आया, या माइनॉरिटी वोट्स के माध्यम से जीत करके आया है। तो एक तरह से आज की डेट में अगर हम देखें तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से इलेक्शन की प्रक्रिया को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो मेजॉरली जो कैंडिडेट्स हैं वो माइनॉरिटी वोट्स के माध्यम से ही जीत करके पहुंच रहे हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये केसेस अब बन रहे हैं कि जब आप मेजॉरिटी मार्क अचीव करके जीत करके आएँ। बिहार में लगभग इस तरह के 18% कैंडिडेट हैं जो मेजॉरिटी मार्क्स के माध्यम से जीत के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह के 12% कैंडिडेट थे जो सिर्फ मेजॉरिटी मार्क के माध्यम से जीत करके आए, बाकी माइनॉरिटी मार्क से ही जीत रहे हैं। तो आज मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट इन द लोकसभा माइनॉरिटी मार्क के माध्यम से जीत करके वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब इसमें बीएसपी को 20 वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 25 मिला और कांग्रेस को 25 मिला। इस तरह से इनको वोट्स मिलता चला गया। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये हाल है। अब सपोज़ कीजिए कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ऑलमोस्ट ऐसा होता रहा कि कहीं बीएसपी को 23 मिल गया और बीजेपी को 27 मिल गया, लेकिन फिर भी 25 25 23 इनमें से ज़्यादा 27 ही आ रहा है। कहीं मान लीजिए कि बीएसपी को 24 मिल गया, बीजेपी को 26 मिला, तो फिर भी 24 25 25 और 26, तो बीजेपी के कैंडिडेट को ही 26 आया है। इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ना तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है, ना तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है, ना बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है। इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बीजेपी का कैंडिडेट ही जीत करके पहुंच रहा है, और बाकी सभी पार्टीज़ को ये जो वोट्स मिल रहे हैं ये सभी के सभी ज़ीरो हो जा रहे हैं। तो इनका वोट शेयर तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग कभी 20 था, कभी 23 था, कभी 24 था,
लेकिन लोकसभा में इनका मेंबर एक भी जीत करके नहीं पहुंचा। तो वोट शेयर जो है वो सीट शेयर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, जबकि उनसे हल्का सा ही वोट्स का मार्जिन आगे रख लेने के बावजूद, आगे लेने की बदौलत जो बीजेपी है वो उन सीट्स को मटीरियलाइज़ कर पा रही है और अपने कैंडिडेट्स को जितवा करके वहाँ पहुँचा रही है लोकसभा में। लेकिन वो कैंडिडेट मेजॉरिटी वोट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। अब ज़रा दिमाग लड़ा करके देखिए कि अगर इसी कंसेप्ट के तहत आप चलते रहें, सपोज़ कीजिए कि आपने यही कंसेप्ट फॉलो किया, तो इसमें एक ट्रेंड उभर करके आता है। क्या उभर करके आता है? ट्रेंड ये उभर करके आता है कि इन पार्टीज़ को ये दिख रहा है, बीजेपी को ये दिख रहा है कि क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जिसके तहत मुझे उस पोस्ट को सबसे पहले पास करना है, जिसकी बदौलत मुझे 25 से 30 वोट्स की ज़रूरत है। जितने टोटल वोट पोल होंगे उन सभी वोट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है इस सीट को निकालने के लिए, यानी कि जीतने के लिए। देसी भाषा में कहें तो यही शब्द प्रयोग होता है कि सीट निकाल देंगे। तो बीजेपी के कैंडिडेट को उन सभी सीट्स, सभी वोट्स की नीड नहीं है। जब इलेक्शन इंजीनियरिंग करती हैं इनकी टीम्स बड़ी बड़ी पीछे बैठ करके, तो उसमें ये सारे एनालिसिस होते हैं। तो उनको कितनी सीट्स की आवश्यकता है, उनको कितने वोट्स की आवश्यकता है? 25 से 30, 25 to 30। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कि 100 वोट्स पोल हुए, लेकिन ये 100 वोट्स भी वो लोग हैं जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 60 to 65% ही वोटर वोट डालने आए, बाकी तो वोट डालने भी नहीं आए। वो 60 to 65% वोटर का ही ये 100 वोट है। उसमें से भी बीजेपी का टारगेट 25 से 30 वोट लेना है, उतने पे ही वो सीट निकाल जाएगा। बाकी की ये जो कांग्रेस ने 25 या आम आदमी पार्टी ने 25 या बीएसपी ने 24 वोट्स ले लिए हैं, इसकी बीजेपी को नीड ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। तो इसके माध्यम से होता ये है, जो नेगेटिव ट्रेंड उभर करके आता है वो ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत ही माइक्रो लेवल पे अप्रोच किया जाता है। इसे माइक्रो लेवल अप्रोच कहते हैं। माइक्रो लेवल अप्रोच का मतलब यहाँ पर यह है कि पर्टिकुलर वोट बैंक पे ही फोकस किया जाता है। सो पार्टीज फोकस्ड एक्शंस करती हैं, बहुत ही फोकस्ड अप्रोच के साथ चलती हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना वोट बैंक फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं, वोट बैंक टटोलने की कोशिश करती हैं, प्रयास करती हैं। और ये जो फोकस्ड अप्रोच है, पर्टिकुलर वोट बैंक को अप्रोच करने को लेकर के ध्यान में रख करके, ये बहुत ही कस्टमाइज्ड मैसेजेस पर बेस्ड होती है। कस्टमाइज्ड मैसेजेस की आप ध्यान से देखेंगे, चुनाव की रैलियों के वो भाषण, वो वायदे बहुत ही टेलर मेड होते हैं, बड़े ही कस्टमाइज्ड होते हैं, उस पर्टिकुलर वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, उसको फोकस में रखते हुए। और यहीं से एंटर कर जाती हैं कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एथनिसिटी, ये सभी चीज़ें यहाँ से एंटर करती हैं। आपके उन कस्टमाइज्ड मैसेजेस में, जो आपकी रैलियों के भाषण हैं, उनमें इस एथनिसिटी का, इस जेंडर का, इस रिलीजन का, उस कास्ट का आने बहाने जिक्र आने लग जाता है। इसमें लैंग्वेज भी बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा, आने बहाने इसका इस्तेमाल होने लग जाता है। और आप डिसरिगार्ड करते हैं वोकल सेंस में, खुलेआम इस 24, इस 25 और इस 25 वोट्स देने वाले लोगों का, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 25 से 30 वोट्स के साथ ही आपकी सीट निकल आएगी इस एरिया की। आप जानते हैं कि लगभग टोटल पोलिंग कितना रहने वाला है, टोटल वोट कितना रहने वाला है, और आप पिछले सभी इलेक्शंस का डाटा अपने पास मंगा करके, उसका एनालिसिस करके, आपके जो इलेक्शन इंजीनियर्स हैं उनको बैठा करके, उन पॉलिटिकल पंडितों को बैठा करके, द पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, उनको बैठा करके आप एनालिसिस कर लेंगे कि कांग्रेस का कितना वोट शेयर यहाँ पर रहता है, बीजेपी का कितना वोट शेयर रहता है, आम आदमी पार्टी का कितना वोट शेयर रहता है, बहुजन समाजवादी पार्टी का कितना वोट शेयर रहता है।
और जो वोट शेयर है उस वोट शेयर में इनका डोमिनेंट सेगमेंट कौन सा है, किस सेगमेंट के द्वारा इन्हें वोट ज़्यादा डाला जा रहा है, इनके वोट शेयर में किस सेक्शन का डोमिनेंस है। और उस हिसाब से फिर आप इस तरह की रणनीति तैयार करते हैं कि हमें यहाँ पर किस सेगमेंट को टारगेट करना है कि हम वोट अपने पास लेकर के आ पाए। एक तरीका तो ये होता है। तो यहीं से देखिए इलेक्शन का वेरी पर्पस जो है वो लूज़ होने लगा। इलेक्शन का पर्पस क्या था? सही मायने में एक लेजिस्लेटर जो है जिसके माध्यम से लॉ बनेगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति उसे सिग्नेचर करेंगे और देश का कानून बनेगा, वो प्रभावी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही होगा और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे सभी लोगों पर प्रभावी होगा। तो सही मायने में वो जो लेजिस्लेटर है उसकी कंसिडरेशन में ऑलवेज सभी लोग होने चाहिए, देश के सभी वासी होने चाहिए। ये पहला सिद्धांत। ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा होनी चाहिए, वो सब अलग बात है। आज हम इलेक्शन के माध्यम से जा रहे हैं तो वो सभी वासी, सभी लोग उसके कंसर्न में होने चाहिए जब वो लॉ फॉर्मुलेट कर रहा है। ऐसे में ऑलवेज उसे मैक्सिमम सपोर्ट लोगों का गैदर करना रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा बनाया गया कानून उन सभी पर लागू होने वाला है और वो सभी लोग उस कानून की पालना करने वाले हैं। वो लोग उन कानूनों की पालना तब करेंगे जब लोगों का उन इंस्टीट्यूशंस पर फेथ रहेगा। उन इंस्टीट्यूशंस पर फेथ बनाए रखने के लिए ही इलेक्शन के प्रोसेस को फ्री, फेयर एंड इम्पार्शल बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि अगर लोगों का फेथ उन इंस्टीट्यूशंस पे नहीं रहेगा, उन प्रोसेसेस पे नहीं रहेगा जिनसे वो इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, तो लोग उन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रही चीज़ें, चाहे वो पॉलिसीज़ हैं, चाहे लॉज हैं, चाहे जजमेंट्स हैं, उनको अबाइड नहीं करेंगे और इस तरह से कंट्री कलेप्स कर जाएगी, सोसाइटी कलेप्स कर जाएगी और एक एनार्की होगी, एक केओस होगा और सिस्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, सिस्टमेटिक मैनर में काम नहीं होंगे। ये चीज़ सबसे ज़्यादा आहत होती है जब हम इस तरह की इंजीनियरिंग के माध्यम से पॉलिटिक्स को डील करते हैं। तो दिस इज़ नॉट द पॉलिटिक्स रियल सेंस में। इट कैन बी वोट बैंक पॉलिटिक्स और इट कैन बी समथिंग एल्स, बट दिस इज़ नॉट द रियल पॉलिटिक्स। रियल पॉलिटिक्स है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाएं, उन लोगों की समस्याओं को समझें, आप एक व्यापक स्तर पर लोगों को रिप्रेजेंट करते हों, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्केल पे, और कोशिश आपकी ऑलवेज़ ये हो कि आप कॉम्प्रिहेंसिव स्केल पे ही लोगों से जुड़े हैं और उन्हें सर्व करें। आप ऐसी नीतियाँ, आप ऐसे प्रोग्राम, आप ऐसी आने वाले समय में डेवलपमेंट्स करें जो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सबको ही बेनिफिट दें, तभी जा कर के डेमोक्रेसी का पर्पस सब होता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। लेकिन ये कैसे होगा कि जब हम किसी भी सिस्टम के अंदर जो उसके टेक्निकल फ्लॉज हैं, उन फ्लॉज का बेनिफिट उठा करके सिंपली पावर ग्रैब करना चाहते हैं और उन पोजीशंस पर पहुंचना चाहते हैं। जब हमने उन पोजीशंस तक पहुंचने के लिए, यानी कि जब हमने उन एंड्स तक पहुंचने के लिए इन मीन्स को, यानी कि इलेक्शंस और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को इतना डिस्टॉर्ट कर दिया, तो फिर जो एंड अचीव हुआ है उस एंड का यूटिलिटी कैसी होगी, उसका बेनिफिट किसे मिलेगा, किसके लिए वो पर्पस रखता है, और उससे हम क्या ही रिजोल्व लेके चलेंगे आगे, ये विचार करने योग्य है। इसलिए वोटर और लीडर आपस में आज जुड़े हुए नज़र नहीं आ रहे, ये सबसे बड़ी समस्या। एक तो कंसेप्ट ये देखा, अब जब ये कंसेप्ट जन्म ले रहा है तो फिर बहुत सी चीज़ें जन्म ले रही हैं। जैसे आज़ादी से लेकर के अब तक 1951-52 में जब पहला चुनाव हुआ, आम चुनाव लोकसभा का, तब से अब तक आप एक चीज़ देखेंगे कि बड़े पैमाने पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं। अगर मैं 2019 के चुनाव की बात करूं तो संख्या बल वैसे ही बहुत बड़ा हुआ है, 90 करोड़ के अराउंड कहीं वोटर है, 1 करोड़ 10 लाख के अराउंड तो मशीनरी है, जो मशीनरी काम करवा रही है चुनाव की प्रक्रिया। देखें वीडियो चल रहा है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कैंडिडेट्स हैं, लगभग 533 सीट के लिए 10,000 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं।
तो आप देखेंगे कि 1951-52 से लेकर के अब तक बहुत ही बड़े पैमाने पर कैंडिडेट्स का नंबर बढ़ा है, जिसमें कि आप देखेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। क्या पर्पज़ है इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का? ये नॉन सीरियस कैंडिडेट की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि डिपॉजिट्स बहुत कम है। आप चुनाव खड़े हुए, अगर आपको अच्छे खासे वोट नहीं मिलते हैं तो आपका ज़मानत ज़ब्त हो जाती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने जो डिपॉजिट दिया वो आपका ज़ब्त हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। फिर आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं, इसका भी प्रावधान है, तो आप लड़ते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ये भी हमारे पर्पज़ को, इलेक्शन को डिस्टॉर्ट कर रही है। वो कैसे? यहीं से कंसेप्ट चलता है। अब हमें ये दिख रहा है, मान लीजिए कि बीजेपी को ये दिख रहा है कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ पूरा जोर लगा करके, मैंने बीजेपी को यहाँ लिया है, मैं कांग्रेस को भी ले सकता हूँ, आम आदमी पार्टी, बीएसपी को, लेकिन क्योंकि बीजेपी पावर में है तो हम इसे लेकर के चल रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं। मान लीजिए, हर बात में हम मान लीजिए कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ऐसा दिखता है, तो सपोज़ कीजिए उन्हें ये सारे एनालिसिस से क्लियर है कि हमें 20 से ज़्यादा वोट्स यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें ये सीट जीतनी है। तो अब इसका उपाय क्या है? ये तो क्लियर है कि बीएसपी को 24 और आम आदमी पार्टी को 25 और कांग्रेस को 25 और आपको 20 मिल रहे हैं, तो फिर जो आपके 5 वोट कम है वो इनमें से किसी एक को चले जाएंगे, तो फिर वो लोग जीत जाएंगे, आप तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि हमें 20 ही मिलेंगे वोट। तो इसका एक तरीका क्या है? जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, जो सही मायने में सीट निकालना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करते हैं, चुनाव में खड़ा करते हैं वोट काटने के लिए। यानी कि अगर आपको दिखता है कि बीएसपी खड़ी है और बीएसपी को 24 वोट मिलेंगे, तो हो सकता है आप बीएसपी का जिन सेगमेंट्स में होल्ड है, जैसे मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में बीएसपी का होल्ड है, मान लीजिए अगर बीएसपी का जिन सेगमेंट में होल्ड है, मान लीजिए कि वहीं से कोई कैंडिडेट उठाते हैं, आप कोई शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट उठाते हैं, होल्ड उतना ना हो लेकिन आप उठाते हैं। आप उठाते हैं इस तरह से कि आप डायरेक्टली उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो गया, नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए, पैसा आप लगा रहे हैं उस पर बैकडोर से, समर्थन आपका है उसे, तो इस तरह से वो उठेगा और जो बीएसपी का कोर वोट बैंक है उसे काट देगा। तो बीएसपी के वोट बैंक में थोड़ी सेंध लगेगी। जो 24 वोट बीएसपी को जाने थे, इसके अलावा बीएसपी को वोट चले जाएंगे 19, और वो जो 5 वोट्स हैं वो चले गए उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास। अब बीएसपी बीजेपी से नीचे हो गई और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो वैसे भी 5 ही, इसका पर्पस जीतना तो है ही नहीं, इसका पर्पस तो वोट्स काटना है। दूसरी तरफ आप इसी तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी वोट्स काटने के लिए और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा कर लीजिए, वो भी इनके वोट्स कटवा देंगे। मान लीजिए कि इसी तरह से वोट कटवा दिया गया, आम आदमी पार्टी का 6 वोट्स कट गए, कांग्रेस के भी 6 वोट्स कट गए, तो अब आम आदमी पार्टी भी 19 पे है और कांग्रेस भी 19 पे है। अब इनमें से अगर हम देखें तो ये इंडिपेंडेंट 5 वोट्स के साथ, ये इंडिपेंडेंट 6 वोट्स के साथ, ये इंडिपेंडेंट 6 वोट्स के साथ, बीएसपी 19, आम आदमी पार्टी 19 और कांग्रेस भी 19। इन सब में से फिर से अब 20 वोट्स पे कौन खड़ा है? बीजेपी। तो फिर यहाँ पर सबसे अधिक वोट जो है वो बीजेपी को पड़ गए। लेकिन ध्यान से देखिए, पहले बीजेपी 25 वोट्स ले रही थी तो जीत रही थी, एक पॉइंट पे 30 ले रही थी तो जीत रही थी। अब बीजेपी 20 वोट्स पे भी जीत गई, क्योंकि अब वहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मल्टीपल हो गए एक ही सीट पर, जिनके बीच में वोट बट गया। तो वोटों को बांटने की राजनीति का खेल भी शुरू होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, FPTP में। तो जो विशेषज्ञ हैं उनका ये बहुत बड़ा आरोप है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वोटों को बांटता है। बहुत सारे बेअंत नॉन सीरियस कैंडिडेट्स की संख्या में वृद्धि हुई है। उसका कारण ही ये है कि सिंसियर कैंडिडेट्स उन नॉन सीरियस कैंडिडेट्स के पीछे पैसा लगा करके उन्हें खड़ा करते हैं। लोकल इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग जो मसल पावर के तौर पर उन एरिया में जाने जाते हैं, या जिनकी थोड़ी बहुत मनी पावर है उन एरियाज़ में, उनको खड़ा किया जाता है बड़े बड़े नेताओं के वोट काटने के लिए। इस तरह की प्रक्रियाओं को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि 20 वोट्स के साथ ही मात्र बीजेपी का कैंडिडेट जीत करके पहुँच गया लोकसभा।
अब तो उसे कुल 100 में से सिर्फ 20 वोट्स ही मिले हैं। 1/5 वोट के साथ ही वो वहाँ पर जीत करके पहुँच गया। ये सोचने वाली बात है। उसे मेजॉरिटी वोट तो बहुत दूर की बात है, तो मेजॉरिटी वोट का हाफ भी नहीं मिला। मेजॉरिटी वोट का हाफ भी 25.5 होता, उसे 20 मिला, वो फिर भी जीत करके पहुंच गया। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यहीं पर समस्या आ रही है। इस समस्या को ठीक करने के लिए कई लंबे समय से रिफॉर्म्स की कवायद की जा रही है कई इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। जैसा ये कहा जाता है कि भारत में पूरी तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरह इलेक्शंस तो नहीं कराए जा सकते, पॉसिबल नहीं है। उसके रीजंस मैंने आपको पार्लियामेंट वाले लेक्चर में बताए हैं। लेकिन ये समझाया जाता है कि मिक्स्ड पैटर्न ऑफ इलेक्शन यूटिलाइज़ किया जाए, जहाँ पर आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के साथ साथ प्रोपोर्शनल या फिर अल्टरनेटिव इलेक्शन मैकेनिज़्म यूटिलाइज़ करें, जैसे कि श्रीलंका में होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंटिंग होते हैं, लेकिन श्रीलंका में जो मेथड रहता है उसमें ओनली 2 राउंड्स ऑफ काउंटिंग होते हैं। उससे ज़्यादा राउंड्स ऑफ काउंटिंग नहीं होते, उन 2 राउंड्स में ही आप विनर घोषित कर देते हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा किया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा ये इस तरह से किया जा सकता है कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से इन सबको वोट्स मिल चुके, इन सब का वोट शेयर आ चुका है, लोगों ने अपना अपना प्रेफरेंस बता दिया। 20 लोगों ने प्रेफरेंस कर दिया है बीजेपी को, 25 लोगों ने प्रेफरेंस कर दिया 19 लोगों ने प्रेफरेंस कर दिया कांग्रेस को, 19 ने आम आदमी पार्टी को, और 19 ही लोगों ने बसपा को, और बाकियों ने 6 इंडिपेंडेंट्स, 5-5-6 इंडिपेंडेंट्स को हो गया। अब एक तो आपने असेसमेंट कर लिया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से, ये आ गया। अब जब जितना इनको टोटल वोट पोल हुआ है, इस वोट को यूटिलाइज़ करके आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का फॉर्मूला यूटिलाइज़ करें, जिसके माध्यम से आप इनमें से अब उस कैंडिडेट को जीत करके निकालें जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के जाएगा, यानी कि जो 51 वोट्स लेकर के जाएगा। इस तरह से माइनॉरिटी वोट के बेसिस पर विजेता ना निकालें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इलेक्टोरल कॉलेज जैसे सिस्टम बनेंगे, ऐसी चीज़ें कही जा सकती हैं। सिस्टम वहाँ पर तैयार किया जा सकता है कि फ़र्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से जो सीट्स आएंगी इन कैंडिडेट्स को, उन्हीं सीट्स का एक कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज क्रिएट करके फर्दर आप अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ इलेक्शन जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के माध्यम से फर्दर चुनाव करें। इस पर किसी को कोई स्पष्टता नहीं है कि किस तरह के फार्मूले यूटिलाइज़ किए जाएंगे, किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये सुझाव ज़रूर है कि फ़र्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अब आज के समय में अपना पर्पज़ सर्व नहीं कर पा रहा। आज एजुकेशन, आज लिटरेसी लेवल बढ़ चुका है, आज देश अवेकन्ड है, एनलाइटेंड है इलेक्शंस प्रोसेस को लेके। आज डेमोक्रेसी थ्रेटेंड है बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनर में, सिंपली उसी प्रोसेस के वाया जिस प्रोसेस के वाया डेमोक्रेसी स्ट्रेंथेंड होती है, दैट इज़ द इलेक्शन। तो आज इस प्रक्रिया में रिफॉर्म्स की नीड है, जो की जा सकती है, जो कि 1951-52 के समय में नहीं की जा सकती थी। आज हम उस प्रक्रिया को कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अपने बहुत सारे नेगेटिव्स हैं, जो मैंने उन लेक्चर्स में पढ़ाए थे, उनको दूर करके उसके जो गुड एलिमेंट्स हैं उन्हें यूटिलाइज़ करके, और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जो गुड एलिमेंट्स हैं उन्हें यूटिलाइज़ करके मिक्स्ड सिस्टम ऑफ इलेक्शन बनाना चाहिए, जिसके माध्यम से ये चुन करके आएँ। जब तक ये नहीं होगा तब तक नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं ये बढ़ते चले जाएंगे, वोट काटने की प्रक्रिया चलती चली जाएगी और इसमें जम करके पैसे का इस्तेमाल होगा। टारगेटेड मैनर में वोट बैंक क्रिएट किए जाएंगे, जो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसे बहुत ही माइक्रो लेवल पे अप्रोच किया जाएगा, उसी सेगमेंट तक पहुंचा जाएगा जिस सेगमेंट का वोट आप अश्योर कर सकते हैं अपने फेवर में। और यहाँ से कई चीज़ों का इंटरप्ले स्टार्ट होगा, चाहे वो रिलीजन है, चाहे कास्ट है, चाहे आपका रीजन कल्चर है, एथनिसिटी है, लैंग्वेज है, कुछ भी है, उन चीज़ों का रोल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और फिर सही मायने में इलेक्शंस के पर्पस लूज़ होंगे, क्योंकि जब इन कंसिडरेशंस के बेसिस पर आप लोगों का वोट मांगते हैं, तो फिर सही मायने में जिन लोगों ने आपको इस आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट दिया है, इसमें समस्या कोई नहीं है। लेकिन अगर इस आधार पर ही आपने वोट मांगा और इसी आधार पर आपको वोट मिला है, तो फिर यहाँ से पर्पज़ लूज़ होता है, क्योंकि सर्व आपको एक्चुअली में पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को करना है।
देश के संसाधन सही मायने में आपको देश के कस्टोडियन के तौर पर सभी के हितों में इस्तेमाल करने हैं। आपके बनाए हुए कानून समस्त देशवासियों पर लागू होंगे, सिर्फ उस सेगमेंट पर नहीं। और ऐसे में अगर आप बहुत ही माइक्रो लेवल पे सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए पाए गए तो फिर एक बहुत बड़ा सेगमेंट आपके साथ खुद को रेलेवेंट नहीं पाएगा, जोड़कर नहीं देख पाएगा। और ऐसे में फिर आपके द्वारा बनाए गए नियमों की पालना नहीं होगी, कानूनों की पालना नहीं होगी। फिर उसकी पालना के लिए दमन चक्र चलाने पड़ेंगे, सप्रेसिंग साइकिल्स, और फिर एक एनर्की होगी, फिर एक क्यास होगा। हर रोज़ हर दिन डिसेंट होंगे, ये सारी चीज़ें उभर करके आएंगी। तो ये महत्वपूर्ण है। जब हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पर बार बार एक चीज़ उभर करके आई कि उन एरियाज़ में कुछ कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया जाता है जो कैंडिडेट्स अच्छी पावर रखते हैं, मसल पावर के तौर पर और मनी पावर के तौर पर। मनी पावर एक बहुत बड़ा इशू है जिसने आज हमारी पॉलिटिक्स को सेंध लगा रखी है। किस तरह से ये हमारी पॉलिटिक्स को डिस्टॉर्ट कर रहा है, इसे कुछ कुछ एस्पेक्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं। मनी पावर को देखिए, ध्यान से समझें। जो इलेक्शंस हैं हमारे देश में, उनसे जुड़े हुए बहुत से खर्चे होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि देश में चुनाव कराने महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का कंसेंट लेना ज़रूरी है यदि आप देश के लिए एक सरकार और देश के लिए नीतियां बनाने वाली एक संस्था देना चाहते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण है कि देश की सहमति से ही वो सरकार बने, देश की सहमति से ही वो संस्था में लोग आएँ जो कानून बनाती है, क्योंकि पालना देश को करनी है। तो चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए संगठन बनाने पड़ते हैं जिन्हें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। लोगों को चुनावों के विषय में बताना पड़ता है, महत्व समझाना पड़ता है, लोगों को सही गलत का अंतर बताना पड़ता है, चुनाव के अभ्यास कराने पड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें चुनाव में, इसका ग्राउंड बनाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर खर्चा आता है। एक कैंडिडेट जो चुनाव में खड़ा है, वो कैंडिडेट लोगों तक अपना विज़न पहुंचाना चाहता है, लोग उसके विषय में जान पाएँ, समझ पाएँ, लोग ये समझें कि वो किस तरह से परिवर्तन लाना चाहता है, वो कैसे जनहितकारी नीतियाँ बनाएगा, उसने अब तक क्या क्या किया है, या अगर कुछ नहीं किया है, वो पहली बार आया है, तो वो किस विज़न के साथ आया है, वो भविष्य में क्या क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको लोगों तक पहुंचानी होती है। अपने विषय में आपको लोगों को बताना होता है, क्योंकि लोगों के ही वोट ये निर्धारित करेंगे कि आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो ऐसे में लोगों के बीच जाना है, मास अपील करनी है, मासेस के बीच जाना है, मास कनेक्ट करना है। और इसके तहत बहुत सी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। आप रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, आपकी स्पीचेस होती हैं। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट जिसे हम कहते हैं, इसके माध्यम से अपने बारे में लोगों तक पहुँच को बचाते हैं। आप अपनी वीडियो कवरेज कराते हैं, मीडिया कवरेज होती है आपकी, आपके बैनर्स लगते हैं, आपके होर्डिंग्स लगते हैं, आपके लाउड स्पीकर्स आपके विषय में गली मोहल्ले में लोगों को बताते हैं। कॉपी, किताबें, स्टेशनरी, बहुत सी चीज़ें आप छपवाते हैं अपने विषय में बताने के लिए लोगों को। ये सारी चीज़ें बनती हैं, होता है। रैलियाँ ऑर्गेनाइज़ करना आसान नहीं है। इतने लोग रैलियों में बुलाए जाएंगे, उनके आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, जो लोग अपने पीछे कई लोगों को इकट्ठा करके लेकर के आ रहे हैं उनका खर्चा, ये सारी चीज़ें होती हैं। रैलियों के लिए मैदान यानी कि ग्राउंड्स बुक किए जाते हैं, परमिशंस ली जाती है, वहाँ पर टेंट लगता है, उसका प्रबंध करना पड़ता है, प्रशासन को उसका खर्चा देना पड़ता है, आपके द्वारा दिया जाता है वो, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें खर्चा है। ये सारी चीज़ें पैसे से ऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो हो ये रहा है कि जितनी ज़्यादा तेज़ी से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उतने ही बड़े स्तर पर आपको उन तक पहुँच